जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग जुलाई 2025 के लिए सीटेट में सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। ये जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक सामाजिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर वाइज से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज से हम लोग ये डेली क्लास होगी। इसमें हम लोग सबसे पहले इतिहास के चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 6 में इतिहास के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। तो कब, कहाँ और कैसे से सीटेट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि कथन ए और कथन बी दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शतुरमुर्ग होते थे, जो कि पहला वाला क्या है, सही है। पहला कथन इसका सही है दोस्तों। कथन सेकंड में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं, जिन पर चित्रांकन मिलता है। तो कथन बी वाला भी क्या है, कथन बी वाला भी इसका राइट होगा। कथन ए और कथन बी इसमें क्या है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूरा पाषाण काल सबसे प्रारंभिक काल है। यह दो ग्रीक शब्दों से आता है, पैलियो जिसका अर्थ होता है पुराना या, और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग ने लगभग 25,000 साल पहले भारत में बसाया गया था। हालांकि यह अफ्रीका का मूल निवासी है। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के टुकड़े पाए गए हैं। ज्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं, जिन पर चित्रांकन मिलता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो महापाषाण के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला है इसमें कि इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो कि सही है। पहला वाला इसका क्या है, सही है। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप से पाए गए थे, तो ये क्या है, इसमें गलत है। सीम कहा जा रहा है ये पत्थर के औजार बनने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, तो ये भी इसमें गलत है। डीम कहा जा रहा है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के संकेंद्रित थे, तो ये भी क्या है, इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महापाषाणों का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण, जो कि महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3,000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिलते थे लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल तथा पत्थर और सोने के गहने यहाँ से पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। तो ये पूरा पाषाण युग, जो कि ये सबसे लंबा युग है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला इसमें है कि पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक है। तीसरा है कि नव पाषाण काल, जो कि ये 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार पूरा पाषाण काल का समय, जो कि ये सर्वाधिक लंबा काल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा जा रहा है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ करके सही विकल्प का इसमें चयन करना है।
कथन ए और कथन बी में। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ कराने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। जो कि ये क्या है, सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। तो ये भी क्या है, ये भी सही है। ये दोनों सही कथन है, लेकिन इसका संबंध भी है, क्योंकि लोहे के औजार जब बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाने लगे थे तो उस समय शहर विकसित हो गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही है, ए का संबंध बी से है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण हुआ। लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों को तेजी से साफ किया। लोहे के फाल वाले हल की लकड़ी से अधिक गहरी जुताई करते थे, जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन से व्यापार, व्यापार से शहरों का विकास हुआ, जिनमें चंपा, साकेत, कौशाम्बी आदि इसमें शामिल थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के द्वारा किया गया था। तो कौन से परिवर्तन के द्वारा किया गया था मध्य पाषाण युग को? ये किया गया था दोस्तों घास वाले मैदान बनना। घास वाले मैदान बनना ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्य पाषाण काल, ये जो कि 10,000 से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। इसी दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदान का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण होना, जिस कारण से माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। इसे मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रहट, चरखे एवं अग्निशस्त्र का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये मध्य काल में हुआ था, मध्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रहट, चरखे और अग्निशस्त्र का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों से ही महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो इसमें से क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला है कि हड्डियों की संरचना, जो कि सही है, हड्डियों की संरचना सही है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, तो कंकालों के साथ मिले आभूषण ये क्या है? गलत है। कंकालों के आकार, ये भी इसमें गलत है। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, ये भी इसमें क्या है? गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला ही राइट आंसर होगा। हड्डियों की संरचना से यह पता लगाया जा सकता है कि ये कंकाल पुरुष का है या महिला का है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें ए वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका श्रेणी, मेखला या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इसी प्रकार छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सके, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो प्रारंभिक काल से शुरू करके आपको इसको आरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा वेदों की संरचना की शुरुआत, ये जो कि सबसे पहले आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसमें आपको आरोही क्रम में बताना है। फिर उसके बाद आता है
इनाम गांव में कृषकों का निवास, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे चरक आएंगे, ये चौथे नंबर पे आएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि सभी क्या हैं, आरोही क्रम में दिए गए हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से लेकर के 2700 साल पहले हुआ था। चरक लगभग 2000 साल पहले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम में उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। तो आपको इसमें उल्टा क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के। ये जो आया था दोस्तों, ये 2500 वर्ष पहले आया था। 2500 वर्ष पहले आया था, ये 2500 वर्ष पहले आया था। फिर उसके बाद आता है, दूसरा है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत ये 3000 साल पहले आया था। 3000 साल पहले आया था। फिर उसके बाद आता है, दोस्तों, इसमें दिया गया है आर्कियामेंडू पत्तन में बसना। आर्कियामेंडू पत्तन में बसना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 2200 से लेकर के 1900 साल पहले। 2200 से लेकर के 1900 साल पहले हुआ था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत ये हुआ था, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले। 2300 साल पहले। तो इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, पहले इसमें आर्कियामेंडू पत्तन होगा, सी होगा, फिर उसके बाद डी होगा, फिर ए होगा और फिर उसके बाद बी होगा। इसका ये जो कि सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिए गए घटनाओं का आरोही क्रम इस प्रकार है। आर्कियामेंडू पत्तन में बसना जो कि 2200 से 1900 साल पहले हुआ था। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग से बढ़ोतरी 2500 वर्ष पहले हुआ था। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग 3000 साल पहले हुआ था। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो कैसे हमें पता चला है? तो ये पता चला है कि महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इससे हमें पता चला है कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बीसीई का तात्पर्य है। तो बीसीई का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बीसीई का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। बीसी हिंदी में ईसा पूर्व होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। अंग्रेजी में एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। इसका तात्पर्य होता है एन्नो डोमनी, जो कि दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। फिर उसके बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि का काल सबसे लंबी है? ये है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूरा पाषाण काल की अवधि मानव इतिहास में सबसे लंबी है। यह प्राक ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इसी दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ था। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ था, जब मानव ने खेती करना शुरू किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
13 है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और इसमें सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कथन ए में दिया गया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो कि ये क्या है, पहला वाला ये दो सत्य है दोस्तों। बी में कहा जा रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो ये भी इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सत्य हैं। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां मानव युग 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 3300 ईसा पूर्व तक के बहुत अवशेष मिलते हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि लोग यहाँ गेहूं जौ की खेती करते थे। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ के 2 किस्मों के उगाए जाने के अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भेड़ बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो ऋग्वेद के विषय में बताना है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, जो कि ये क्या है, सही है। 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये सही है। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। इसकी रचना क्या है, प्राकृत में की गई थी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें कोई भी सही नहीं दिया गया है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन से देखते हैं हम लोग कि वेद जो कि कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम लोग सूक्ति कहते हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण होते हैं, अग्नि, आग और अग्नि के देवता आग के देवता होते हैं अग्नि, और इंद्र के देवता युद्ध के देवता होते हैं, और सोम देवता, ये सोम एक पौधा है जिसके एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, जो कि ऋग वैदिक की भाषा प्राक या संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। उपरोक्त विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें मिलान करके बताना है कौन सा सही है। तो पहला इसमें दिया गया है कि संगम साहित्य की रचना 300 बीसी से लेकर के 300 ईसी तक थी, तो इसका दूसरा सही है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, तो पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से लेकर के 325 तक था। 327 से लेकर के 325 तक था, तो पहला सही है। फिर उसके बाद आता है हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर के 647 तक था। 606 से लेकर के 647 तक था, चौथा सही है। वेनसांग का भारत आगमन ये 630 से लेकर के 643 तक है, तो इसका तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संगम साहित्य ये जो कि 300 बीसी से लेकर के 300 सीई तक है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण ये 327 से लेकर के 325 बीसीई तक है। हर्षवर्धन का शासन ये 606 से लेकर के 647 सीई तक है। वेनसांग का भारत आगमन ये 630 से लेकर के 643 ईसी तक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि इतिहास में तिथियों के एवं वर्षों की सूचित कराने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें दिया गया है सबसे पहले अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है, जो कि ये क्या है, ये सही है। पहला वाला इसका क्या है, पहला इसका सही है।
बी में कहा जा रहा है कि इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचाने में विकास की कहानी है। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, बी वाला भी इसमें सही है। सी में कहा जा रहा है कि इतिहास अतीत और भविष्य की प्रगतिशील परिवर्तन की घटनाओं के बीच एक संवाद है, जो कि ये क्या है, ये गलत है। निरंतरता और सुगमता इतिहास की आवश्यकताएं होती हैं, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें ए, बी और डी इसका राइट आंसर होगा, जबकि इसमें सी क्या था, गलत था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। ए, बी, डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्न कथन क्या है, सत्य है। पहला, इसमें अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। बी में है इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहलुओं को विकास की कहानी है। सी में है निरंतरता और सुगमता इतिहास की आवश्यकताएं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एडी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग किया जाता है, ये जो कि क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित में से बीसी के स्थान पर एडी का प्रयोग होता है, जबकि एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, जबकि बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, जबकि बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। एडी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, जबकि बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि वो भुर्ज यानी कि बर्च छाल कहाँ पाई गई थी जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई थी। ये कहाँ पे पाया गया था, ये पाया गया है दोस्तों कहाँ पे, ये कश्मीर में पाया गया है। कश्मीर में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, कश्मीर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो बुर्ज यानी कि छाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वैदिक की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज की वृक्ष के छाल का उपयोग किया गया था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो सूक्त कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से ए बी सी को पढ़ने से और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि इस काल को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग, ये भी इसमें सही है। सी में कहा जा रहा है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई थी, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो इसमें तीनों आंसर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ए बी सी इसमें तीनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इसी काल को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पूरा पाषाण कालीन की है, जो कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। इतिहास, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इसी राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह कौन से राज्य था, वह केरल था। केरल ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले साथ के केरल राज्य में आए थे तथा भारत में ईसा मसीह धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने उस काल को सर्वप्रथम एक नदी के किनारे तप कर रहे कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई धर्म को दीक्षा दी थी और उन्हें ईसाई बनाया था। हालांकि इस बात पर विवाद भी है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने आदिवासियों को ईसाई बनाया था, जिसके चलते आदिवासियों में बहुत रोष था।
इस रोष के चलते चेन्नई शहर को एक माउंट पर 72 ईस्वी में संत थॉमस एक आदिवासी भील के भाले से मारे गए थे। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहा जा रहा है कि वक्तव्य ए बी पर विचार करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है पहला इसमें दिया गया है वक्तव्य में कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया गया था। ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों इसमें सही है, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया, क्योंकि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति के वर्णन के लिए किया गया था। भारत गणराज्य को हिंद यानी कि अरबी अल हिंद कहा जाता था। हिंदुस्तान एवं हिंद शब्द का प्रयोग अक्सर अरबी एवं ईरानी किया करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा जा रहा है कि महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे। ये किया गया था कब्रगाहों के लिए। कब्रगाहों के लिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महापाषाण बड़े आकार के पत्थर को कहा जाता था, जो शव को दफनाने की जगह पर लोगों द्वारा गिरने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेन्यू स्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हाथ या हस्त। हाथ या हस्त ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ हाथ है। ये पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार पुस्तकों में राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के विषय में चर्चा मिलती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है कि प्रारंभिक समाज। तो प्रारंभिक समाज ये जो कि चैप्टर नंबर 2 है, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में प्रारंभिक समाज से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो इसमें बी में दिया गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये जो कि क्या है, उपनिषद का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बढ़ना, जो कि उपनिषद के संदर्भ में सही है। फिर वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इसी कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं का और अरण्यकों का में आ चुका है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। इनमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं कि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक पितृत्मक समाज वह होता है जहां क्या होता है, महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि एक पितृत्मक समाज में महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। पितृत्मक शब्द से आशय है कि पिता की सत्ता, जहाँ परिवार की सत्ता पिता के हाथों में होती है, पिता के बाद उसका पुत्र योग्य होता है तो उसे कुल मिलकर सारे प्रबंध पर पुरुषों का वर्चस्व होता है, जहाँ स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस समाज में पुरुषों का प्रधान एवं स्त्रियां गौण होती हैं। ऐसे समाज में समाज की समस्त सुख सुविधा जहाँ जहाँ तक कि खाने पीने की भी दुर्भाव स्त्रियों के साथ होता है, जो कि नारी के मौलिक अधिकारों की अवहेलना है, जो कि पितृसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भांति ग्रसित कर लेता है। स्त्री चाहे कितनी भी योग्य हो, वह पुरुष के चाहे कमतर हो, किंतु प्रधानता पुरुष को ही मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो पहला इसमें दिया गया है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने के लिए था, जो कि शूद्र भी इसे पढ़ सकते थे। तो इसमें पहला क्या है? पहला इसमें क्या है? गलत है, पहला गलत है। बी में कहा जा रहा है शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जो कि ये क्या है? ये सही है। इसमें बी सही है, ए गलत है। तो बी सही है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में पुराणों को पाठ शूद्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसमें शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये जो कि क्या है? सत्य है। इस कारण प्राचीन पुराण में विष्णु पुराण, शिव दुर्ग या जैसे पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं, जिसमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि की रचना तथा राजाओं के बारे में कहानियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? तो ये रचा गया था दोस्तों संस्कृत में। संस्कृत में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। संस्कृत इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं से ऐसा एक मानते हैं। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? तो इसमें सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत एवं अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है या मृत्यु व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। इसीलिए दाह संस्कार के समय उनके साथ जरूरी चीजों को दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ये तमिल के क्षेत्र में कहा जाता था। तमिल के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि तमिल के क्षेत्र के भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में धारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कैदेसियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ करके आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो इसमें कथन ए में दिया गया है कि ब्राह्मणों को समीस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, जो कि क्या है? सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति देते हैं। तो ये भी क्या है? इसमें सही है। ए और बी इसमें दोनों कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों कथन क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सामीस भोजन वह भोजन है जिसमें मांस मदिरा आदि का सेवन किया जाता है, जिसे ब्राह्मणों को खाने की अनुमति नहीं थी। बृहद धर्म पुराण जो 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ है, ब्राह्मणों को बंगाल में एक खास प्रकार की मछली खाने की अनुमति देता है। बृहद धर्म पुराण एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 18 उपपुराणों में से मुख्यतः अंतिम पुराण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर उसके बाद
आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि उत्तराधिकारी की सहदायद प्रथा का अर्थ है। तो इसमें क्या अर्थ होता है? सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तराधिकार की दो परंपराएं हैं, ज्येष्ठाधिकार तथा सहस्राधिकार। ये जो कि ज्येष्ठाधिकार के बाद सबसे पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता था तथा सहदायद में से पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन किया जाता था। मुगल काल में इसी परंपरा का पालन किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उस शब्दों का उत्तर भारत के गांव की उनकी अनुरूप भूमि के साथ मिलान कीजिए। तो आपको इसमें सही मिलान कराना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले इसमें ग्राम भोजक दिया गया है। ग्राम भोजक ये जो कि भूस्वामी या ग्राम का मुखिया होता था, तो इसका चौथा सही है। गृहपति, गृहपति क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक होते थे। गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे, तीसरा सही है। दास कर्मकार, दास कर्मकार होते थे दूसरों की जमीन पर काम करने वाले, तो ये दूसरों की जमीन काम करने वाले, पहला इसका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर है। ए का इसमें चौथा है, बी का तीसरा और सी का इसमें पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि ग्राम भोजक भूस्वामी या ग्राम प्रमुख होता था, गृहपति स्वतंत्र कृषक होता था, दास कर्मकार ये जो कि दूसरों की जमीन पर काम करने वाला होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यता निम्नलिखित में से किन कारणों से भिन्न था? तो ये कौन से कारणों से भिन्न था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें बुद्ध की उपस्थिति के संकेतों द्वारा दर्शाई गई थी, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, तो बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, तो ये भी क्या है ये भी इसमें गलत है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, ये सही है। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, तो ये भी क्या है इसमें सही है। तो सी और डी इसमें सही है, जबकि ए और बी इसमें क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महायान जो कि बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से बुद्ध की प्रतिमाएं बन गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। महायान की आरंभिक मान्यताओं से भिन्न था तथा दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों विचार विमर्श करते थे। इसी समय बौद्ध धर्म का एक नई धारणा महायान विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऋग्वैदिक काल में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो पहला इसमें दिया गया है दोस्तों कि कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, जो कि सही है। ऋग्वैदिक काल में कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, तो ये भी सही है, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ये क्या है? ये इसमें गलत है। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं होते थे, ये भी इसमें क्या है सही है। तो ए बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जबकि इसमें सी क्या है गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ऋग्वेद काल के विषय में सही कथन है। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। राजाओं के पास राजधानी या नगर महल नहीं होते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ भी आभास मिलता है। तो भारत में उनकी सफलता के कारण थे जो कि घोड़े, रथ, संभवतः कांसे की कुछ अस्त्र शस्त्र उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद के प्राचीनतम काल में फाल का उल्लेख मिलता है। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी मिलती थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना है, जो कि ये सर्वाधिक मान्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्येष्ठता अधिकार का क्या अर्थ है? तो ज्येष्ठता का अधिकार का अर्थ होता है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि ज्येष्ठाधिकार का अर्थ होता है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यह अधिकार परंपरा प्राप्त होता था। शासक की मृत्यु, उसके हटने पर उसका छोटा भाई के बजाय उसका बड़ा बेटा ज्येष्ठता की वजह से उसके राजा यानी कि राज्य अधिकारों को ग्रहण करता था। कई बार शासक के जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में ही उत्तराधिकारी का निर्धारण
के कारण में राज्यों में अशांति एवं युद्ध का वातावरण हो जाता था। इसी अव्यवस्था को पनपने न देने के लिए प्रायः शासकों ने ज्येष्ठाधिकार का सहारा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको सुमेलित कराना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, गढ़ दिया गया है। गढ़, ये जो कि गढ़ क्या थे, बहु सदस्य वाला दल था। गढ़ क्या था, बहु सदस्य वाला दल था, तो इसका दूसरा सही है। संघ दिया गया है, संघ क्या था, तो संगठन या समूह होता था संघ, पहला सही है। श्रेणी होते थे दोस्तों, श्रेणी व्यापारी संगठन होते थे, और ग्राम भोजक होते थे, ग्राम मुखिया होते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा सही है। डी का इसमें तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। डी का इसमें तीसरा है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि गढ़ जो कि बहु सदस्यों वाला दल है, संगठन या समूह होता था, श्रेणी व्यापारी संगठन होते थे, ग्राम भोजक ग्राम मुखिया होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ड क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा इसमें विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है, तो इसमें दिया गया है, पहला है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, जो कि ये क्या है, ये सही है, ए वाला सही है। बी में कहा जा रहा है कई लोग ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई समर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। तो ए और बी इसमें दोनों सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में वर्गीकृत था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन पदानुक्रम तथा भेदभाव पर आधारित था। वर्ण की उत्पत्ति संस्कृत के व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ वर्ण या करना या चुनना होता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इन महान विभूतियों में राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और पंडिता रमाबाई इत्यादि शामिल थे। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, प्रथम कृषक और चरवाहे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।